गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसने क्या करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग लेट प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब जब ऑलरेडी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है उस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ डॉक्टर फैमिली के लोग भी हैं। तो ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो मॉनिटरिंग बताई गई है उस हिसाब से हो नहीं रही है। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एज सच डैमेज नहीं करता। डैमेज जो इतना ज़्यादा हो रहा है वो उसको जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, उसके कारण हो रहा है। अब इन्फ्लेमेशन को समझने के लिए जैसे अगर हम समझे कि कोई कांटा अगर बॉडी में चला जाए तो बॉडी उसके आसपास में एक पस की तरह बना लेता है उसको बाहर निकालने के लिए। इसी प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर कोई दूसरा वायरस हमारे फेफड़े में चला जाता है, बॉडी उसके अगेंस्ट एक्टिव होके उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। कोरोना वायरस में ये जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी सीवियर हो रहा है और जिसके कारण से बॉडी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नुकसान कर रहा है, वायरस एज सच इतना डैमेज नहीं कर रहा। और ये रिस्पॉन्स डिफ़र करता है, किसी पर्सन में ये रिस्पॉन्स इतना सीवियर नहीं होता। इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ लोग घर में भी रिकवर हो रहे हैं और कुछ लोगों को आईसीयू बेड लग रहा है और कई की डेथ भी हो रही है। तो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, इसके ऊपर कोरोना का आउटकम कैसा आएगा ये डिपेंड करता है। ये चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये पर्टिकुलर इंसान कोरोना को सीवियरली रिस्पॉन्स करेगा और ये पर्टिकुलर इंसान नहीं करेगा। लेकिन डेफिनेटली इसके जो मार्कर्स है, जैसे हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इसमें हेल्प करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, अगर आपको बुखार आ रहा है, यदि आपको खांसी है, गले में थोड़ा सा ईचिंग हो रहा है या फिर पेन हो रहा है या बॉडी एक है, हेडेक है, तो इतने भी लक्षण सफिशिएंट है आपको कोरोना सस्पेक्ट करने के लिए। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे कोरोना नहीं है, मैंने कल दही खा लिया था, रात में सर धो लिया था, केला खा लिया था, जिसके कारण से मुझे ये। अब इसका नुकसान ये होता है कि जो प्रीशियस पहले 3 दिन है वो हमारे लॉस हो जाते हैं। दूसरा, आप आइसोलेट नहीं होते, जिसके कारण से ये एक फैमिली मेम्बर से बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी होता है। तो ये जो पीरियड अभी चल रहा है इसमें ऐसा समझना है कि हर बुखार कोरोना का फीवर है और इसमें आपको तुरंत टेस्ट करवाना है। अब टेस्ट तुरंत करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेस्ट जल्दी रिपोर्ट्स मिल नहीं रहे, और अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है तो कई चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि जिसके पास रिपोर्ट नहीं है उसको कुछ चीज़ें मिलने में मुश्किल जाएगी, है ना। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोरोना का रिपोर्ट नहीं है पॉजिटिव का तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना मिले। इसलिए जैसे ही सिम्टम्स आते हैं जल्दी से जल्दी टेस्ट करवा लेना। अब इसके बहुत सारे टेस्ट है, पर रिलायबल RT-PCR ही है। तो RT-PCR जल्द से जल्द करवा लें। रिपोर्ट आने की राह ना देखें, रिपोर्ट आने से पहले आइसोलेट हो जाए। आइसोलेट होने के लिए ऐसा कमरा ढूंढे जहाँ पे अटैच बाथरूम हो, ताकि आपके साथ दूसरों को बाथरूम शेयर ना करना पड़े, क्योंकि बाथरूम में भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है। इस कारण से ऐसा कमरा ढूंढे जिसमें अटैच बाथरूम हो। अगर कोई छोटा सा घर है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा 3 ही लोग रहते, न्यूक्लियर फैमिली है, तो कम से कम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करें। ठीक है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, ये सब लोग जानते हैं और इसको स्ट्रिक्टली करना है। एक बार रिपोर्ट आ जाता है अगर आप पॉजिटिव है तो आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बॉडी का टेम्परेचर मॉनिटर आपको करना है कि कहीं आपको फीवर तो नहीं आ रहा। अगर लो ग्रेड फीवर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है और 3 दिन के बाद बुखार आना बंद हो गया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही इसमें से रिकवर हो जाओगे। आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, हल्का बॉडी एक है या बुखार है उसके लिए, और जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी की जो टैबलेट हर जगह मिल रही है उसको खाना है। एक और चीज़ आपको करनी है फीवर मॉनिटरिंग के साथ साथ, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसे
इसमें हम SpO2 और हार्ट रेट देख सकते हैं। तो इसमें हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है बॉडी का, कि बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो जैसे आप इसको फिंगर में लगाएंगे और ऑन करेंगे तो आपको इसमें कुछ नंबर्स दिखने लगेंगे। अब इसके साथ में एक वेव भी आ रही है। अगर ये वेव बराबर आ रही है, जिसको प्लेथेस्मोग्राफ कहते हैं, तो मतलब वो बराबर से पिकअप कर रहा है। बहुत बार ये नंबर बहुत ही एब्सर्ड आते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर हमारा मेन हथियार है ना। तो इसको बराबर से चूज़ करना है, अच्छी कंपनी का लेना है और इसको टेस्ट करवा लेना है कि बराबर रीडिंग दे रहा है या नहीं। अदरवाइज अननेसेसरी लो रीडिंग दिखाएगा और सब लोग पैनिक हो जाएंगे। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर को भी हमको लेके रखना है। रोज़ दिन में 4 बार इससे हमारा सैचुरेशन देखना है। सैचुरेशन अगर 95 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपको 6 मिनट के लिए वॉक करना है, भागना नहीं है। 6 मिनट के लिए जस्ट वॉक करना है और 6 मिनट के बाद में फिर से आपको ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन अगर आपका अभी भी 95 के ऊपर है और बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुआ है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सैचुरेशन 95 के नीचे जाने लगता है या फिर जब आप रेस्टिंग में आपने ऑक्सीजन लेवल देखा था तब 98 था और फिर वो 94 हो गया, मतलब 3 से डीप हो गया, 3 के ऊपर डीप हो गया, तो फिर आपने कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। आपके जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और एक चीज़, अगर आपको 3 दिन लगातार हाई ग्रेड फीवर है तो आपने कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर कर लेने चाहिए। इन्फ्लेमेटरी मार्कर में CRP और डी डाइमर, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आप LDH और फेरिटिन भी कर सकते हो और CBC भी करवा सकते हैं। अब इनमें हम क्या देख रहे हैं, CBC में आपको अगर TLC कम हो रहा है मतलब वायरेमिया एक्टिव है, आपके बॉडी में वायरस एक्टिवली रिप्लिकेट हो रहा है। अगर CRP बहुत ज़्यादा है मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू है। अब CRP एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, ये बाकी चीज़ों में भी बढ़ता है, इसलिए उसके साथ में LDH, फेरिटिन, ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती है। बेसिकली अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो एक बेसिक LFT और KFT भी करवा लेना चाहिए, ताकि जब भी हम मेडिकेशन शुरू करें तो उससे पहले ये रूल आउट हो जाए कि कोई लीवर में या इसमें कोई एंजाइम्स बढ़े हुए नहीं है। अगर पैसों की दिक्कत है तो कम से कम एक CRP करवा लेना चाहिए। अगर CRP की रीडिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। 3 दिन के बाद वाला जो पीरियड है, पहले 3 दिन और उसके पहले 5 दिन स्पेसिफिकली, इसमें जो ओरल एंटीवायरल है जो हम फेबीफ्लू बोलते हैं उसका रोल है। जो रिसेंट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है उसमें आइवरमेक्टिन का रोल नहीं बताया गया है और ओरल स्टेरॉयड इस स्टेज पे रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हाँ, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं और जो आपका RT-PCR का रिपोर्ट है अगर उसमें वायरस ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, मतलब अगर उसका वैल्यू अगर 20 में से 3-4 है मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेप्लिकेट हो रहा है। अगर वो 20 में से 16-17 है मतलब वो स्लोली रेप्लिकेट हो रहा है। तो अगर आपका RT-PCR में का वैल्यू उन्होंने दिया है 3-4, दैट मीन्स वो वायरस बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो रहा है, बहुत फास्ट रेप्लिकेट हो रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जो सीरियस हुआ है, जिसको ऑक्सीजन लगा है, तो ऐसे स्थिति में आपने फेबीफ्लू ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपका स्टेट का गाइडलाइंस है या जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको आपने फॉलो करना चाहिए। वो जैसा बताए वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अभी आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसका रोल RTC रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में बताया नहीं गया, लेकिन जो भी हमारे स्टेट की पॉलिसी है ना, जो भी हमारे स्टेट में बताया गया है उसको फॉलो करना है। अगर उन्होंने बताया है कि लेना है तो आपको लेना है। दूसरा, किसी न किसी ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ में आपको टच में रहना है, उनको सारे रिपोर्ट इन्फॉर्म करने हैं। तो सिनेरियो 1 ये बनता है कि समझो आप घर में ही हो, घर में ही आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, 3 दिन आपको माइल्ड सा फीवर है, उसके बाद में फीवर नहीं है, आपने एक बेसिक टेस्ट करवा लिया, सारे नॉर्मल है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही आराम कीजिए, 14 दिन तक खुद को आइसोलेट कीजिए। 14 दिन के बाद में आपको फिर से कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सोशल आइसोलेशन टर्मिनेट कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि फिर भी डिस्टेंस कुछ दिनों तक के मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है और 7 दिन के बाद ही आप बाहर आ गए ना, आपको कम से कम 14 दिन का आइसोलेशन रखना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि
आपको फीवर आ रहा है, फीवर परसिस्टेंटली आ रहा है, CRP थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके ऑक्सीजन मार्कर्स मेंटेन है, ऐसी स्थिति में आपने अपने ट्रीटिंग फिजिशियन का सुनना चाहिए, उनका जो भी वो बताते हैं वो लेना चाहिए, एंटीवायरल के बारे में सोचना चाहिए। अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो जो इन्हेलर है उसके थ्रू बूडेकॉर्ड आप ले सकते हैं, है ना। ये बूडेकॉर्ड एक ओरल, एक इन्हेलेशनल स्टीरॉयड है, तो इसको आप पंप के थ्रू ले सकते हैं। उन्होंने नेबुलाइजेशन के लिए मना किया। नेबुलाइजेशन में बहुत सारे एरोजोल्स जनरेट होते हैं जिसके कारण इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उन्होंने बोला है कि आप मीटर डोज इन्हेलर है या रोटाहेलर है उसमें आप बूडेकॉर्ड की कैप्सूल डाल के या फिर बूडेकॉर्ड का पंप लेके उसको इन्हेल कर सकते हैं। ये भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन के हिसाब से आपको लेना है। ये हो गया सेकंड। इसमें हो सकता है इसमें से आप रिकवर हो जाए, या फिर आपको फिर भी दिन में 4 बार अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है। भगवान ना करे, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो लेट नहीं करना है ना। अगर आपका लेवल 94, 95 रह रहा है तो आपको यहाँ पे लेट नहीं करना है। बेटर है कि किसी से सलाह करके आप एडमिट हो जाइए। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये वो स्टेज है जहाँ पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो आपको रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो पेशेंट लेट प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनमें ऑलरेडी सीवियर डिसीज़ हो चुका है, वो लोग रिकवरी कम हो रहे हैं, और होते भी है तो थोड़ा सा मॉर्बिडिटी लेके जाते हैं, है ना। तो जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के अबव है लेकिन 95 के नीचे जाने लगा है, या फिर आपके CBC, CRP और बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा हाई है, बेटर है कि एडमिट हो जाइए। और इस वक्त आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन ट्रीटमेंट मिलने के बाद में आपको रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा है, आपने देखा कि ये 90 के नीचे जाने लगा है, तो आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन वाला बेड लगेगा। अब बहुत बार ऑक्सीजन वाला बेड मिलने में मुश्किल जा रही है, इसीलिए हमको ये डिसीज़ को अर्ली स्टेज में पिकअप करना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन का बेड अवेलेबल नहीं है तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी ऑक्सीजन मिले, कहीं पे स्ट्रेचर में, या फिर अभी बहुत इसमें घर में भी लोग ICU सेटअप बना के दे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अभी रेंट पे मिल रहे हैं, तो उसके थ्रू इनको ऑक्सीजन शुरू कर देना है। बीइंग अ मेडिको फैमिली के होने के कारण, मेडिकल फील्ड से होने के कारण, हम जानते हैं कि एक कैनुला डाल के उनको एटलीस्ट आप डेक्सा का इंजेक्शन दे सकते हैं। डेक्सा का रोल जिसमें ऑक्सीजन नहीं लग रहा है उसमें उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन अगर आप घर में देख रहे हैं कि इनको ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल रहा है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द डेथ हो रही है, तो आप उनको डेक्सा का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं अवेलेबल तो डेक्सा की टैबलेट दे सकते हैं, 8 mg की टैबलेट उनको खिला सकते हैं। और अगर डी डाइमर का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो इस कंडीशन में उनको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन का एक सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। तो जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है उनके थ्रू आपने ये ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। बेड मिलने तक की राह नहीं देखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो जाते हैं अगर ऑक्सीजन का बेड नहीं मिलता है तो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे रेमडेसिविर का रोल है, लेकिन एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि रेमडेसिविर ये रामबाण औषधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर दे दिया और पेशेंट एकदम से ठीक हो गया करके। आप कौन से स्टेज पे आ रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए अगर आपने ये 2 चीज़ें भी टाइम पे दे दी, इंजेक्शन डेक्सा और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है तो भी हमारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने बहुत बार ऐसी जगह है देखा है कि पेरीफेरी में कहीं तो स्ट्रेचर पे उन्होंने कैनुला डाल के ऑक्सीजन लगा के डेक्सा दे दिया, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन दे दिया और उनको भेज दिया, और यहाँ पे पहुँच के वो काफ़ी जल्दी सेटल हो गए, रादर देन यहाँ पे हायर सेंटर में पहुँचने में लेट हो जाए और फिर मेडिसिन शुरू हो तो चीज़ें मुश्किल हो रही है। तो जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन है, आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन कर सकते हैं। हर बार उनके क्लिनिक में ही जाना ज़रूरी नहीं है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आप उनसे सलाह मशवरा करके, अगर आपके पेशेंट में ये चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आपने इसे दे देना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई आपका पेशेंट ऑलरेडी ICU में है और बाईपैप, वेंटिलेटर या NIV पे है,
तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, कुछ छूट रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी भी दवाइयाँ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। रेमडेसिविर जैसे मैंने बताया कि ये रामबाण औषध दवाई नहीं है, तो ये नहीं भी मिला तो बाकी इलाज कंटिन्यू करना है। हेल्थ सिस्टम अभी फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल में है क्योंकि बहुत सारा पेशेंट लोड बढ़ गया है। तो हमें ही ये चीज़ें समझ के जल्द से जल्द पेशेंट को कैसे जल्दी आइडेंटिफाई करके, ऑक्सीजन जब नहीं लग रहा है उस स्टेज पे अगर आइडेंटिफाई करके हम अगर इंटरवीन करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो पेशेंट ऑलरेडी लेट हो गए हैं उनमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। और एक चीज़, अगर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और अगर आपका नंबर आता है तो वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हमने जो देखा है कि जो पेशेंट को ऑलरेडी वैक्सीन लगा हुआ है वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, उसका रिकवरी भी फास्ट है और उसके सिम्टम्स भी कम रहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हॉस्पिटलाइज हो भी गए तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़ नहीं हो रहा है। इस कारण से जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली वो सीवियर टाइप का नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं और अगर आप इन्फेक्ट हुए तो घर में बाकी लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। अब समझो किसी को एक बार कोरोना हो गया है, जैसे पिछले वेव में ही किसी को कोरोना हो गया है, तो भी वो इक्वली प्रोन है इन्फेक्शन के लिए इस वेव में भी। तो इस वेव में भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर इस वेव में पॉजिटिव हो गए तो डेफिनेटली आपको फिर से इन्फेक्ट होने के चांसेस फिर भी बने हुए हैं, है ना। फिर भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है और जहाँ तक हो सके क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। अब इस बार का जो वायरस है, बहुत से लोगों को अभी भी ये शक है कि कोरोना इतना फैलता है क्या और इतना जानलेवा है, या इसको अननेसेसरी इसका हवा बना के रखा हुआ है। तो हाँ, कोरोना है, और जो ये सेकंड वेव में कोरोना आया है ये काफ़ी सीवियर है। अब इसके साथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है कि ये यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। पहले वेव में हमने देखा था कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इस वेव में यंग पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो रहा है, बच्चों में भी आ रहा है। बच्चों में मोस्टली ये असिम्प्टोमेटिक रहता है। 99% केसेस 2 दिन के फीवर के बाद में अपने आप सेटल हो जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे नहीं हो रहे हैं। लेकिन 1% बच्चों में ये दिक्कत कर रहा है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी लग रहा है और उनको अलग दवाइयाँ लग रही है। उनमें डेक्सा का, आइवरमेक्टिन का या फिर एंटीवायरल का कुछ भी रोल नहीं बताया गया है। उनको सिम्टोमेटिक वे से ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है और लंग की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में अलग तरह के मेडिसिन लग रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी बच्चे को अगर पॉजिटिव आता है, फैमिली में कोई मेम्बर पॉजिटिव है, उसको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या फीवर 5 दिन से ज़्यादा परसिस्टेंट रह रहा है, तो उसको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 99% बच्चे 2 दिन के बुखार के बाद में अपने आप सेटल हो रहे हैं। 2 दिन के बुखार में आप उनको पैरासीटामोल दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। इसके अलावा जो यंग पॉपुलेशन है, खास करके 30-31 ईयर्स के भी लोग एडमिट होकर एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये नहीं समझना है कि कोरोना बूढ़ों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, यंग लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, या फिर मुझे नहीं हो सकता है। ये भ्रम हटा देना है। कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, ऐसा लगता है कि ये सबको इन्फेक्ट करेगा या फिर वैक्सीनेशन के बाद ही ये जाएगा। तो तब तक के हमको सबको प्रिकॉशंस लेना है और इससे बचने के लिए जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको गाइडलाइंस दिए हैं, उसको फॉलो करना है। और जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके ऊपर ट्रस्ट रख के उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। एक मिलिट्री में कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अब ये हेल्थ सिस्टम के कमांडो हम लोग हैं और ये हमारे लिए मुश्किल वक्त है। तो हमें और सख्त होना है और सतर्क होना है और इससे बचने के लिए जो भी उपाय है खुद के लिए भी करने हैं और जो कॉमन पब्लिक है उनको भी इससे बचाना है। थैंक यू।